इसाराना साहब, आईनी तरमीम पास हो गई, नए चीफ जस्टिस की तायिनाती होगी, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? अगर मैं सियासी मंजरनामे के हवाले से आपका तज्जिया लूं तो देखिए, एक बात तो आप जहन में रखें कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, और अगर कोई समझे कि ये 26वीं तरमीम से मामला हल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह को आप ऐसे समझें कि आपने कोई 10 करोड़ का कालीन ख़रीदा है, कोई 10 करोड़ के जूते भी पहन लिए हैं, लेकिन अगर उसमें एक छोटा सा कंकर आपके पैर में आ जाए ना, तो आप चलने में कभी भी आज़ाद नहीं रहते। या तो आप ये करें कि जो आप कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ कि अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि जैसे आर्मी में होता है ना कि आर्मी चीफ जब लग जाता है तो उससे सीनियर जो होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो इनको भी तो इनको भी रिज़ाइन करवा दिया जाए, रिटायर करवा दिया जाए। छोटे-छोटे यानी 5-7 मरन मैं सुन लेना कि वो 5-7 मरन गुआंढना ते रहंदियां नु ताप चढ़े, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं नित करे ते हट्टी सड़े करार दी जिथे दीवा रात बले ते गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गलियां सुंजियां हो जाए। इन्होंने पहले भी ये किया। इन्होंने काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनाना था, तो इन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन पे दबाव डाल के इस्तीफा दिलवाया उनसे, वो रिजाइन करके चले गए ताकि काजी साहब बन सके। अब इनका प्लान ये कि हम इन जजों को रिजाइन करवाएं ताकि उसके बाद हम अपनी मर्जी के लोग जो हैं वो लेके आएं और अपनी मर्जी से मुल्क और आइन और कानून को चलाएं। अभी साले जफर साहब कह रहे थे कि दुनिया में ये कहाँ होता है कि पार्लियामेंट पर जो है वो अदलिया की ताबे हो, तो इनसे पूछें कि दुनिया में कहाँ होता है कि पार्लियामेंट लोगों को अगवा करती है? दुनिया में कहाँ होता है कि पार्लियामेंटेरियन की कीमतें लगती हैं? दुनिया में कहाँ होता है कि 6-6, 7-7 पार्लियामेंटेरियन आपने ऊपर बिठाए होते हैं पार्लियामेंट के, और स्पीकर वेट कर रहे होते हैं कि अगर बंदे कम हुए तो उन्हें बुला लेंगे? दुनिया में कहाँ होता है कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो खुद घी माफिया, चीनी माफिया, आईपीपी माफिया, सारे माफिया बैठे होते हैं? दुनिया की मिसाल पाकिस्तान पे कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है? अच्छा, इसाराना साहब, दुनिया में कहाँ होता है कि उनका चीफ जस्टिस जो है वो इतना सियासी हो जाए? वहीं पर आपके तज्जिए के साथ मैं एक और मिसाल भी देना चाहती हूँ। इंतजार पंचूता साहब, उनके बारे में मालूमात नहीं मिल पा रही। आज अदालत में इस केस के हवाले से समाअत भी हुई जिसपे MIAIB के हवाले से भी यही क्या कहते हैं, वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें भी नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। आरिफ चौधरी साहब, मतलब एक वकील गायब है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से गायब है, इस मुल्क की एजेंसियां नहीं जानती कि वो शख्स कहां पर है। कि वो वकील बुनियादी तौर पर इमरान खान का वकील है और वो सबसे करीब तरीन शख्स है जो इमरान खान के हर वक्त साथ रहता था। तो ये जुल्म जो है, जिसकी हमारे दोस्त यहाँ बैठकर तो बड़े खूबसूरती से, मैं इसार राना साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो बात की है बड़ी काबिल कदर है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों की यहाँ मिसाल नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि पूरी दुनिया में ये तस्वर नहीं है कि आप किसी भी शख्स को इस तरह गिरफ्तार करें, जेल में उसके ऊपर 200 से ज्यादा इतने मुख्तसर अरसे में मुकदमे बनाए और फिर उसके वकला जो है उनके साथ भी तशद्दुद करें और बर्बरियत का मुजाहरा करें। अब एक बात जो यहाँ की गई कि जनाब देखें, वहां भी इंक्लिनेशन जो होती है लोगों की, मैं आपको 2 इंक्लिनेशन बताता हूँ अमेरिका के अंदर। एक इंक्लिनेशन जो थी वो बुनियादी तौर पर रॉबर्ट बोर्ग को बनाया गया था, नॉमिनेट किया गया था रैगन के जमाने में, और उसकी नॉमिनेशन जो थी वो मुस्तरद हो गई थी इस वजह से कि वो कंजर्वेटिव ज्यादा था, यूनियन के खिलाफ था और लिबर्टीज के खिलाफ था। और दूसरी हुई था यानी जो आपने देखा यानी थॉमस क्रेरस वहां जो आई गिलबर्ट मार्शल के बाद, उसको पूरी तरह उस पे किरदार का मामला था और उसकी पूरी तहकीक और छानबीन के बाद एक वोट की अक्सरियत से वो बना। तो ये यहाँ ये तस्वर नहीं है कि जनाब आपने किसी को अगर जज देना है या आपने किसी को चीफ जस्टिस बनाना है तो उसके लिए उसके किरदार का भी हवाला दिया जाए। यहाँ तो वफादारी देखी जाती है। तो इंक्लिनेशन वहाँ जो होती है वहाँ होती है इंटेलेक्चुअल बुनियादों पर या होती है किरदार की बुनियाद पर, यहाँ होती है वफादारियों की बुनियाद पर कि कौन वो शख्स है जो लोगों को रिलीफ नहीं देगा और हुकूमत की मनमानी बात चीजें करेगा। लोगों के रिलीफ की बात की ना, तो आरिफ चौधरी साहब, आज मैं एक बड़े टीवी
चैनल की हेडलाइन देख रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहला केस आईनी बेंच में समाअत के लिए भेज दिया। अच्छा, मैं खुद भी बड़ी कंफ्यूज थी कि ऐसा कौन सा केस है जो फौरी तौर पर आईनी बेंच को रेफर किया गया। जब मैं डिटेल्स में गई तो मालूम हुआ सारे केसेस आप देखें, मैं आपको नहीं ये भी देख लीजिए जिसका हवाला मैं दे रही हूँ कि वजारत पेट्रोलियम नेशनल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा था और इस केस पर मंसूर अली शाह साहब और आयशा ए मलिक साहिबा ने रिमार्क्स में कहा कि इसमें कुछ आईनी सवालात हैं तो लिहाजा ये आईनी बेंच सुनेगा। तो सर अब ये पिंग पोंग होता रहेगा अदालत के अंदर के, ये आप सुनेंगे, ये आप सुनेंगे। मेरे ख्याल में 2-4 दिन तो इसी चीज में डिसाइड करते करते हो जाएंगे, बीत जाएंगे। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो आईनी बेंचेस की बात है उसमें आप देखें, मैं बतौर वकील के प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पर कई 43 ईयर से ज्यादा अरसा हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए। वहां ये मामला होता है कि तकरीबन ये जो आर्टिकल 184(3) के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और आर्टिकल 19 के तहत आप जाते हैं हाई कोर्ट में। अब ये सारे के सारे मामलात कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के लिए अलहदा बेंच, और वो भी आपकी गवर्नमेंट ने बनाना है, तो गवर्नमेंट की चीरा दस्तियों के खिलाफ लोगों का रास्ता जो उन्हें तो सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वो जाए अदालत जो है उन्हें कोई रिलीफ दे। लेकिन अदालत अगर इतनी मजबूर और बेबस होगी, और फिर एक और बात कि परफॉर्मेंस उसकी जो है वो भी उसी कमेटी ने देखनी है जो उसे यानी जो जज को नॉमिनेट कर रही है। अब वो परफॉर्मेंस का मतलब ये जो आर्टिकल 209 था वो रिडंडेंट हो गया, आर्टिकल 184(3) खत्म हो गया, आर्टिकल 199 खत्म हो गया। तो अब इसके बाद इस पे भी अगर हम राजी हो रहे हों तो मुझे नहीं पता कि हम अपने आप को किस जजीरे में रख रहे हैं और दूसरे लोगों को हम। साहब, आपका पॉइंट आ गया।